वेलकम टू दी फिजिक्स पल्स। यहाँ कॉन्सेप्ट धड़कन बन जाएगा। आज ऐसा एक और कॉन्सेप्ट लेकर आए जो आपकी धड़कन बनने वाला है। तो चलिए मैं स्वागत करता हूं अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फिजिक्स पल्स पर। आशा करता हूं आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अब तक आपने सिलेबस जो पढ़ लिया उसको पढ़ने में व्यस्त होंगे। हमारी ये फिजिक्स पल्स की पहली क्लास बायोलॉजी की क्लास 10th की जो हम चैप्टर आज डिस्कस करेंगे वो हमारा चैप्टर है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो चलिए मैं अपने इस लेक्चर की शुरुआत करता हूं एक बहुत सुंदर से शब्द जिस शब्द का नाम है बायोलॉजी। अगर मैं बायोलॉजी शब्द की बात करूं बेटा तो ये बायोलॉजी शब्द मिलकर बना है बायो प्लस लॉजी मींस लिविंग, बायो एंड लॉजी मींस टू स्टडी, लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी करना। जीवित लोगों के जीवन का अध्ययन ही क्या कहलाया जाता है? जीव विज्ञान। चलिए मैं अपने लेक्चर की शुरुआत करता हूं। क्लास 10 एनसीईआरटी, क्लास 10th की लेटेस्ट एनसीईआरटी पेज नंबर 100 चैप्टर नंबर 6, क्लास 10th की लेटेस्ट एनसीईआरटी का पेज नंबर 100 और चैप्टर नंबर 6 आज मैं लेकर आया हूं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अपने इस लेक्चर को मैं आगे बढ़ाता हूं, उससे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक ये वादा करना जरूर चाहूंगा, आपको ये जो चैप्टर पढ़ने को मिलेगा फिजिक्स पल्स के इस प्लेटफॉर्म पर, मैं ये आपसे दावा करता हूं कि आपके लिए बहुत स्पेशल रहने वाला है, बहुत यूनिक रहने वाला है। अकॉर्डिंग टू 10th हमने कोशिश करी है अपने बच्चों के लिए इस चैप्टर को बहुत इजी और बहुत इजी लाइट वे में हजम करने की। हम इतने अच्छे तरीके से इसको मॉडिफाई करके आपके सामने प्रस्तुत करेंगे कि वाकई में जो 10th क्लास का बच्चा इन दो चैप्टर से भागता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है, दूसरा हेरिडिटी, मैं ठोक कर यह दावा करता हूं कि फिजिक्स पल्स से चैनल से अगर तुम ये चैप्टर पढ़ के गए हो बायोलॉजी में 30 आउट ऑफ 30 तो आपके आने ही है। इस चैप्टर से 30 आउट ऑफ 30 नहीं, पूरी बायोलॉजी की जब सीरीज आप इस चैनल से पढ़ोगे तो अब मैं आशा और ये वादा करता हूं आप लोगों से, उम्मीद भी मैं रखूंगा आपसे, क्योंकि मेहनत मेरी होगी बेटा, रिजल्ट आपका होगा। मेहनत में मैं कोई कमी नहीं छोड़ूंगा तो रिजल्ट में कमी आपको नहीं छोड़नी है। तो चलिए चैप्टर की शुरुआत करते हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। जैसा कि मैं आज का लेक्चर शुरुआत करता हूं एक खूबसूरत से शब्द बायोलॉजी के साथ में। बायोलॉजी क्या कहती है? जीवित लोगों के जीवन का अध्ययन ही क्या कहलाया जाता है? जीव विज्ञान। बेटा अगर हमें जिंदा रहना है तो हमारी बॉडी के सेल्स को जिंदा रहना होगा। बारी बारी से मैं पूरे इस चैप्टर पर आ जाऊंगा और इस चैप्टर के अंदर, इस अभी आज के लेक्चर के अंदर सिर्फ मैं आपको एक इंट्रो देना चाहता हूं कि आगे आने वाले लेक्चर्स कितने धमाकेदार रहने वाले हैं आप लोगों के लिए। चलिए मैं अपने लेक्चर की शुरुआत करता हूं। मैं इस लेक्चर के दौरान आपको ज्यादा से ज्यादा कोशिश करूंगा कि इसी लेक्चर में, इसी समय में याद हो जाए, क्योंकि बचे हुए समय को आप किस में लगाएं? मैथ पढ़ने में, मैथ की कैलकुलेशंस को सॉल्व करने में। अरे यार मेरे से पढ़ने के बाद भी, फिजिक्स पल्स पर पढ़ने के बाद भी अगर आपको घर जाकर फिर से पढ़ना पड़ रहा है तो फिर हमारा फायदा ही क्या है? तो हम कोशिश करेंगे आपको यहीं का यहीं याद हो जाए। चलिए, जैसा कि कहा जाता है कि किसी भी जीवित लोग की अगर पहचान करनी है तो वो बताया जाएगा कि वो सेल से बने रहते हैं। चलिए, अगर आप लोगों को जीवित रहना है तो आपके सेल्स को जिंदा रहना होगा। अगर सेल्स को जिंदा रहना है तो सेल्स को क्या चाहिए? एनर्जी। बेटा आपको जिंदा तो रहना ही होगा, आपको तो जिंदा रहना ही होगा। अगर आप जिंदा नहीं रहोगे तो 30 आउट ऑफ 30 बायोलॉजी में लाएगा कौन? 100 आउट ऑफ 100 10th में साइंस में स्कोर करेगा कौन? तो जिंदा तो रहना पड़ेगा बेटा आपको लास्ट समय तक। चलिए, अगर आपको जिंदा रहना है तो आपके सेल्स को जिंदा रहना पड़ेगा, और अगर सेल्स को जिंदा रहना है तो उनको चाहिए एनर्जी, और एनर्जी के लिए हमारी बॉडी को करना होगा मेटाबॉलिज्म। और इफिशिएंट मेटाबॉलिज्म के लिए, इफिशिएंट मेटाबॉलिज्म के लिए हमारी बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट को क्या करना होगा? कांस्टेंट। मींस मैं क्या कह रहा हूं, अगर आप लोगों को जिंदा रहना है तो आपके सेल्स को जिंदा रहना होगा, और सेल्स को जिंदा रखना है तो उनको चाहिए एनर्जी, और एनर्जी के लिए करना होगा मेटाबॉलिज्म, और इफिशिएंट मेटाबॉलिज्म के लिए अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को रखना होगा कांस्टेंट। इसी कांस्टेंट वर्ड पर ही पूरा आज का इंट्रो छुपा हुआ है। चलिए मैं अब बात करता हूं आपके लेटेस्ट एनसीईआरटी का पेज नंबर 100 फर्स्ट पैराग्राफ की। अगर मैं 21 लाइन की बात करूं तो उस लाइन के अंदर क्या गए, उस लाइन के अंदर क्या कहा गया है? 21 जो लाइन है आपके पैराग्राफ की, उस लाइन के अंदर कहा गया है मूवमेंट इन रेस्पॉन्स टू इन्वायरमेंट is carefully controlled।
अब बेटा ये जो कंट्रोल्ड वर्ड है ना, ये कंट्रोल्ड वर्ड है ना, हल्के में मत लेना इसको। अभी हमने वर्ल्ड बोला था ना, वर्ल्ड ही समझ लो, ये बायोलॉजी का वर्ल्ड ही है। कंट्रोल इस वर्ड को हल्के में मत लेना बेटा जी, क्योंकि इसी कंट्रोल्ड वर्ड पर ही तो हमारा आज का चैप्टर टिका हुआ है, कंट्रोल्ड एंड कोऑर्डिनेशन। अब पहली ये जो लाइन है, इसी के अंदर पूरा का पूरा चैप्टर समाया हुआ है, पूरा का पूरा एनसीईआरटी का चैप्टर इसी लाइन पर टिका हुआ है। ये लाइन दिखने में, पढ़ने में बहुत छोटी है, लेकिन आज ही इसी लाइन को, इसी कंट्रोल वर्ड को देखना, हमारे कितना समय ये ले जाएगा वर्ड कंट्रोल, आज का हमारा इस लेक्चर को। अगर मैं बात करूं 21 लाइन की, पेज नंबर 100, चैप्टर नंबर 6, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, आपकी लेटेस्ट एनसीईआरटी साइंस की बुक क्या कहती है? मूवमेंट इन रेस्पॉन्स टू इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट के रेस्पॉन्स में किया गया मूवमेंट वो केयरफुली कंट्रोल्ड किया जाता है। ये नहीं है कि मुंह उठाया और चल दिए। जैसे आप क्लास के अंदर हो, क्लास के अंदर होने के बाद भी आप फर्स्ट पीढ़ी से लेकर लास्ट पीढ़ी तक आपके बोलने का जो तरीका है वो बहुत कंट्रोल्ड रहता है। मान लो आपके सामने अगर टीचर बैठा हुआ है और आपको अपने साइड में बैठे हुए अपने फ्रेंड से, दूर बैठे हुए फ्रेंड की कोई बुराई चुगली करनी है, या पढ़ा रहे टीचर में कोई कमी आपको अपने साइड वाले फ्रेंड को बतानी है, तो बड़े आराम से बोलोगे। अबे चिल्ला के थोड़ी बोलोगे मास्टर में ये कमी है। अगर चिल्लाकर बोलोगे तो पता चल जाएगा, मैनर केयरफुली कंट्रोल्ड नहीं है, ठुकीस जाओगे उसी समय में। तो फिर क्या करते हो, साइड वाले को पास में बुलाते हो और चुपके से उसके कान में फूंक देते हो। आपने क्यों उस आवाज को आपके द्वारा बनाई गई इतने प्यारे तरीके से उसके दूसरे के कान में डिलीवर किया? क्यों आपने चिल्लाकर नहीं बोला? क्योंकि आप जानते हो, आपका ब्रेन जानता है, आपका न्यूरल सिस्टम जानता है कि क्या रिएक्शन मिलेगा इस एक्शन का। तो इसी वर्ड को लेकर इन्वायरमेंट के मूवमेंट, एनवायरमेंट पर जो रेस्पॉन्स की जाएंगी, जो प्रतिक्रिया की जाएंगी, जो मूवमेंट दिखाई जाएंगे इन्वायरमेंट के साथ में, सारे के सारे केयरफुली कंट्रोल्ड होंगे। और इनको कंट्रोल्ड करने के लिए हमारे इस चैप्टर के अंदर हमारे 2 सिस्टम बनाकर तैयार कर दिए गए हैं। मींस जो भी इन्वायरमेंट के रेस्पॉन्स में मूवमेंट हो रहे हैं, जो भी एक्शन किए जा रहे हैं, उन सारे सिस्टम, जो सारे एक्शंस को कंट्रोल करने के लिए, सारे रिएक्शंस को कंट्रोल करने के लिए हमारे इस बुक के अंदर 2 सिस्टम बना दिए गए। पहला सिस्टम है न्यूरल सिस्टम और दूसरा सिस्टम है हमारा एंडोक्राइन सिस्टम। बेटा मजेदार रहेगा टॉपिक, धीरे धीरे आप मेरे साथ में जुड़ने लगोगे और मजा आने लगेगा। वादा करता हूं, अगर आपको चैप्टर ये मजेदार ना लगा ना तो क्या ही कर सकते हैं। पढ़ाएंगे तो हम, अब आप पढ़ोगे भी या नहीं तो कहीं दूसरी जगह पढ़ोगे, लेकिन हमें तो पढ़ाना है। पर अपनी मेहनत जो मैं करके आया हूँ, जो मैंने बच्चों के साथ करी है ऑफलाइन बेसिस में, उस पूरी एक प्राउड मोमेंट को अपने साथ में लेकर आपसे मैं ये वादा करता हूँ कि आपको ये टॉपिक 101% समझ में आएगा और इतना इजी वे में समझ में आएगा, मजा आ जाएगा बस आपको। मूवमेंट इन रेस्पॉन्स टू एनवायरमेंट इज केयरफुली कंट्रोल्ड, और कंट्रोल करने के लिए हमारे पास में 2 सिस्टम, न्यूरल सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। जैसा कि मैंने लाइन स्टार्ट करी थी कि जीवित रहने के लिए हमारे सेल्स को जिंदा रहना होगा, और सेल्स को अगर जिंदा रहना है तो चाहिए एनर्जी, और एनर्जी के लिए हमारी बॉडी को करना होगा मेटाबॉलिज्म, और एफिशिएंट मेटाबॉलिज्म के लिए हमारी बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट को स्टडी या फिर कांस्टेंट रखना होगा। बेटा जी सर समझ में नहीं आया अंदर का एनवायरनमेंट, इस तरीके से जब आप बता रहे हो तो ऐसे नहीं हम समझ पा रहे। अच्छा एक बात बताओ, अगर आपकी हार्ट बीट बढ़ती है तो उनको घटाते हो ना, अगर घटती है तो उनको बढ़ाते हो ना, लेकिन एंड ऑफ द डे वो कैसी रहती हैं? बैलेंस। अब इसी अंदर के इंटरनल एनवायरनमेंट की मैं बात करूं, हमने हार्ट बीट को क्या रखा? कंट्रोल, क्योंकि हमने उनको ज्यादा भी नहीं जाने दिया और उनको हमने कम भी नहीं होने दिया, तो कांस्टेंट रखा। ऐसे हमारी बॉडी के फ्लूइड, उनकी भी ऑस्मोलिटी होती है, उसको भी तो हम कंट्रोल करते हैं ना, उसको भी तो कांस्टेंट रखते हैं ना, 300 मोल पर लीटर। अरे हमारी ब्रीथिंग रेट 12 to 16 पर मिनट, उसको भी तो हम कंट्रोल करते हैं ना, उसको भी तो हम कांस्टेंट रखते हैं ना। तो इसी कांस्टेंट को रखने को, अंदर के एनवायरनमेंट को, तो कोई तो कांस्टेंट रखेगा, कोई तो कंट्रोल करेगा,
यही हमारा पूरा एक चैप्टर इन्हीं बातों पर डिपेंड करता है। जैसा कि मैंने कहा था कि अगर आपको जिंदा रहना है तो आपके सेल को जिंदा रहना होगा, सेल को जिंदा रहना है तो एनर्जी चाहिए, और एनर्जी कहां से आएगी? इफिशिएंट मेटाबॉलिज्म से। और इफिशिएंट मेटाबॉलिज्म जो है वो कैसे बनेगा? इंटरनल इन्वायरमेंट जब कांस्टेंट रहेगा, और इंटरनल इन्वायरमेंट के कांस्टेंट रहने को ही कहा जाता है होमियोस्टेसिस। व्हाट इज होमियोस्टेसिस? अंदर के इन्वायरमेंट को कांस्टेंट रखना, अंदर की इन्वायरमेंट की स्टडी रेट रखना, ये क्या कहलाया जाता है? होमियोस्टेसिस। जैसे हमने बढ़ती हुई हार्ट बीट को घटाया, घटती हुई को बढ़ाया, लास्ट ऑफ द डे, एंड ऑफ द डे हमने देखा कि वो कांस्टेंट रही। हमारी ब्रीथिंग रेट 12 to 16 रही पर मिनट, हमारी ऑस्मोलिटी 300 मोल पर लीटर रही। तो हमने सबको क्या करा? एक कांस्टेंट रेट में उनको रखा, अंदर के इन्वायरमेंट को, और यही अंदर के इन्वायरमेंट को कांस्टेंट रखना ही कहलाया जाता है होमियोस्टेसिस। क्या कहलाया जाता है? होमियोस्टेसिस। अब होमियोस्टेसिस से क्या होगा? होमियोस्टेसिस से अंदर का इन्वायरमेंट कांस्टेंट रहेगा। अगर अंदर का इन्वायरमेंट कांस्टेंट रहेगा तो एफिशिएंट मेटाबॉलिज्म होगा, एफिशिएंट मेटाबॉलिज्म होगा तो एनर्जी जनरेट होगी, और एनर्जी जनरेट होगी तो हमारे सेल जिंदा रहेंगे, और सेल जिंदा रहेंगे तो हम जिंदा रहेंगे, और हम जिंदा हैं तो ये चैप्टर पढ़ते रहेंगे। अब होमियोस्टेसिस वर्ड की जब मैंने बात करी तो इसके अंदर क्या देखा कि यह वह डेफिनेशन है, या वह डिफाइन करता है वर्ड कि अंदर के एनवायरनमेंट को क्या रखना बेटा जी? कांस्टेंट। क्या रखना? कांस्टेंट। जैसे अगर किसी ने यह पूछा कि सर होमियोस्टेसिस कांस्टेंट कैसे रहेगा, हम कैसे इस होमियोस्टेसिस को मेंटेन करके रखेंगे, कैसे हम अंदर के एनवायरनमेंट को कांस्टेंट करके रखेंगे? तो इसके लिए यह कहा गया कि हमारे बॉडी के ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम, हमारी बॉडी के ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम को एक कोऑर्डिनेशन में काम करना पड़ेगा। किसमें काम करना पड़ेगा? कोऑर्डिनेशन। धीरे धीरे चैप्टर आपका निकलकर बाहर आ चुका है, कंट्रोल वर्ड वहां पर आई गया एंड कोऑर्डिनेशन यहां पर आई गया। अगर हमें हमारे बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट को कांस्टेंट रखना है तो हमें मेंटेन करके रखना पड़ेगा होमियोस्टेसिस। अगर हमें होमियोस्टेसिस मेंटेन करके रखना है तो हमारी बॉडी के ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम को आपस में क्या करना होगा? कोऑर्डिनेशन। और अगर ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम आपस में कोऑर्डिनेशन करेंगे तो होमोस्टेसिस मेंटेन रहेगा। अगर होमोस्टेसिस मेंटेन रहेगा तो एफिशिएंट मेटाबॉलिज्म तो एनर्जी तो सेल, और सेल तो हम। तो जैसे कि हमने बताया कि हमारी बॉडी के ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम को क्या करना होगा? एक कोऑर्डिनेशन में काम करना होगा। कोऑर्डिनेशन की बात करें तो बेटा जी क्या होगा? तालमेल में काम करना, मिलजुल कर काम करना, एक दूसरे की मदद करना, एक दूसरे की सहायता करना, एक दूसरे के साथ में इंटरेक्ट करना, एक दूसरे के साथ में कॉम्प्लीमेंट करना। ऐसे ही ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम जब कोऑर्डिनेशन में काम करेंगे तो वैसे ही हमारी बॉडी बढ़िया तरीके से चलती रहेगी। तो ये कोऑर्डिनेशन तो होना चाहिए। अगर मैं कोऑर्डिनेशन की डेफिनेशन की बात करूं तो कोऑर्डिनेशन की डेफिनेशन क्या कहती है? कोऑर्डिनेशन ये कहती है हमारी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, कोऑर्डिनेशन इज द प्रोसेस, एक ऐसी प्रोसेस है थ्रू विच, जो अभी मैंने हिंदी में सारी बातें बोली वो सारी बातें मैं इंग्लिश में लिख देता हूं। कोऑर्डिनेशन इज द प्रोसेस थ्रू विच टू ऑर्गन और मोर ऑर्गन interact and complement the function of one another। मीन्स कहने का मतलब क्या है? कोऑर्डिनेशन है क्या? इस चैप्टर के अंदर ये जो वर्ड कोऑर्डिनेशन वो कहना क्या चाहता है? ये एक ऐसी प्रोसेस है, कोऑर्डिनेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके द्वारा दो ऑर्गन और दो से ज्यादा ऑर्गन आपस में इंटरेक्ट करेंगे, आपस में कॉम्प्लीमेंट करेंगे, एक दूसरे के फंक्शन में आपस में सहायता करेंगे, आपस में तालमेल बिठाएंगे, आपस में मिलेंगे, आपस में एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे, तब जाकर हमारे ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम आपस में काम
कर पाएंगे, एक कोऑर्डिनेशन में काम कर पाएंगे। जैसे कि अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं, कैसे हमारे ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम आपस में कोऑर्डिनेशन बनाकर काम कर पाते हैं। अगर वो कोऑर्डिनेशन बनाकर काम करेंगे तो होम्योस्टेसिस होगा। अगर हमारे ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम कोऑर्डिनेशन में काम करेंगे तो क्या मेंटेन होगा? होम्योस्टेसिस। अगर होम्योस्टेसिस मेंटेन होगा तो बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट भी कांस्टेंट। अगर वो कांस्टेंट तो मेटाबॉलिज्म एफिशिएंट, तो बनेगी एनर्जी, और एनर्जी बनेगी तो सेल जिंदा और फिर हम जिंदा। तो कोऑर्डिनेशन की अगर मैं बात करूं, ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें दो या दो से अधिक ऑर्गन आपस में इंटरेक्ट करेंगे, मुलाकात करेंगे, आपस में एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे, एक दूसरे की हेल्प करेंगे। साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाए तो मिलकर बोझ उठाना, ऐसा एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन से कहेगा। जैसे कि अगर मैं इसकी एग्जाम्पल की बात करूं, सर कैसे एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन की मदद करता है, इसके बारे में हमें कोई एग्जाम्पल बताइए ना यार। मैंने एग्जांपल उठा लिया फिजिकल एक्सरसाइज। देखिए फिजिकल एक्सरसाइज पर कैसे हमारा कोऑर्डिनेशन ऑफ बॉडी काम करता है। मान लो मैं सुबह बाइक लेकर आया, स्कूल पहुंचा, स्कूल के गेट पर मैंने भीड़ देखी, बच्चों से पूछा बेटा भीड़ कैसे लगी हुई है, छुट्टी है क्या, वापस लौट जाऊं क्या? अरे सर छुट्टी नहीं है। तो सर स्कूल में शेर आया है। मैंने बोला बब्बर शेर के होते शेर कहां से आ गया? बेटा अरुण सर अगर एक बब्बर शेर है तो ये सिर्फ किताबों में अच्छा है। बच्चों ने बोला अगर सर आप बब्बर शेर हो एक बार अंदर जाकर तो देखो। अरे अभी देख लेते हैं कौन सा शेर आया है इस बब्बर शेर के सामने। तो वहां तो हमने वादा करके अंदर चल दिए। लगा कि बच्चे मजाक कर रहे हैं, शायद अप्रैल फूल बना रहे हैं, लेकिन महीना तो चल रहा है अगस्त का, अप्रैल कहां से गई, इतना हमने भी नहीं सोचा, इतना दिमाग था ही नहीं। अंदर गए और जैसे ही शेर की दाहड़ की आवाज सुनी और सुनते ही ऐसे भागे कि मैं आगे आगे और शेर पीछे पीछे। ऐसे में बच्चे देख रहे हैं बब्बर शेर के पीछे शेर। अबे बब्बर शेर क्या करेगा, असली शेर तो पीछे पड़ गया। अब ऐसे में क्या होगा, मैं भागूंगा, इतना तेज भागूंगा जितना तेज भाग सकता हूं, और उतना ही तेज वो शेर मेरे पीछे लगा हुआ है। आजा भाई बब्बर शेर, तेरे को फाड़ता हूं बीच में से। मैं आगे आगे और बब्बर से मैं आगे आगे और शेर मेरे पीछे। अब ऐसे में क्या होगा, मेरे पैरों की स्केलेटल मसल के लोअर लिम्ब से आवाज आएगी, एक आवाज आएगी, हाइपोक्सिया, हाइपोक्सिया, हाइपोक्सिया। अब क्या हो गया हाइपोक्सिया? बस शेर पीछे पड़ा हुआ और ये हाइपोक्सिया हाइपोक्सिया क्यों चिल्ला रहा है? और जब मैं तेज भाग रहा हूं तो मेरे पैरों की जो मसल्स हैं यार वो एक वर्क कर रही हैं, तो उनको एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी खत्म कर रहे हैं ना हम भागने पर। अब उनको एनर्जी चाहिए तो वहां पर हमें सप्लाई करनी होगी किसकी? ऑक्सीजन की। और लेकिन नीचे से तो आवाज आ रही है हाइपोक्सिया। अभी हाइपोक्सिया है क्या? हाइपोक्सिया है क्या? जब हम भाग रहे हैं तो आवाज आ रही है हाइपोक्सिया मींस लेक ऑफ ऑक्सीजन। ऐसा कुछ करो जल्दी से ऑक्सीजन भेजो पैरों के पास में। अगर ऑक्सीजन नहीं आई तो पैरों की एनर्जी रुकेगी, और पैरों की एनर्जी रुकेगी तो ये भागना रुकेगा, और भागना रुकेगा तो ये बब्बर शेर रुकेगा, और बब्बर शेर रुका तो पीछे वाला जो ओरिजिनल सेल है वो तो फाड़ देगा। इसीलिए अब क्या होगा, हाइपोक्सिया को बोलेंगे रुक बेटा, तेरे को देते हैं ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन के लिए क्या होगा, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम एक्टिव होगा। वो बोलेगा भाई जल्दी से ऑक्सीजन पहुंचाओ पैरों के पास में। अब क्या होगा, नाक ने ऑक्सीजन पकड़ी और सीधा पैर के पास, नहीं बेटा सीधा पैर के पास ऑक्सीजन नहीं जाएगी। तो फिर क्या होगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम से हमारे वर्क कैसे लिया जाएगा, लंग्स के पास में ऑक्सीजन गई, ऑक्सीजन से हमारे लंग से ऑक्सीजन ट्रांसफर करी गई एल्वोली के पास में, एल्वियोलाई के पास में, एल्वोली नहीं एल्वोलाई के पास में। एल्वोलाई ने क्या किया, उसको भेज दिया ब्लड को, ले बेटा ब्लड के अंदर उसको भेज दिया ऑक्सीजन को। अब ब्लड के अंदर क्या है, आरबीसी, आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के अंदर ऑक्सीजन डिसॉल्व, और ब्लड ने जल्दी से ही उसको ऑक्सीजन को ले जाकर भेज दिया उस स्केलेटल मसल के पास में, और हमारी रफ्तार चलती रही चलती रही और चलती रही, और हम ऐसे में बसते रहे। अब आपने देखा यहां पर दो सिस्टम ने आपस में बड़े बढ़िया तरीके से तालमेल बनाया। एक सिस्टम तो है हमारा फिजिकल एक्सरसाइज के दौरान, जब मैं भाग रहा हूं मेरे पीछे शेर भाग रहा है, तब मेरे बॉडी के कौन से सिस्टम, कौन से ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम ने
आपस में कोऑर्डिनेशन बनाया, आपस में तालमेल बनाया, आपस में इंटरेक्ट किया, आपस में एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट किया। वो थे हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम। और दूसरा है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम। अगर ये दोनों सिस्टम आपस में जल्दी काम नहीं करते, आपस में इंटरेक्ट नहीं करते, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट नहीं करते, एक दूसरे को तालमेल नहीं बिठाते, तो क्या होता? वो शेर बब्बर शेर को फाड़ जाता। लेकिन रेस्पिरेटरी सिस्टम ने ऑक्सीजन को खींचा और किसको दिया? ब्लड को। ब्लड इज द पार्ट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। ब्लड ने कहां पहुंचाया? जहां से आवाज आ रही थी पिया पिया, नो हाइपोक्सिया। क्या आवाज आ रही थी? हाइपोक्सिया। ऐसे में हमारे ऑर्गन सिस्टम ने मिलकर एक दूसरे के साथ में इंटरेक्ट कर कर, कॉम्प्लीमेंट कर कर, तालमेल बिठाकर, एक दूसरे से बातचीत कर कर, मुलाकात कर कर इस कोऑर्डिनेशन को बनाए रखा और बड़े कंट्रोल्ड तरीके में बना के रखा। जितनी ऑक्सीजन चाहिए थी उतनी ही भेजी। ऐसा नहीं कि पूरी वहां पर ट्रक लोड कर कर भेज दिए। अब बाद में ऑक्सीजन ही निकाली जा रही है, पेट को फाड़ा जा रहा है, ऑक्सीजन निकाली जा रही है। कंट्रोल्ड वे में किस तरीके से हमारे ऑर्गन ने, हमारे सिस्टम ने, सर्कुलेटरी सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम ने एक तालमेल बिठाया और हमारी ऑक्सीजन को वहां सप्लाई करी। तो यही तो है बेटा कंट्रोल्ड एंड कोऑर्डिनेशन। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, जब ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम आपस में कोऑर्डिनेशन करेंगे तो हमारी बॉडी के अंदर मेंटेन करेंगे होम्योस्टेसिस। अगर हमारी बॉडी के अंदर होम्योस्टेसिस होगा तो फिर हमारी बॉडी के अंदर बनेगी एनर्जी, इफिशिएंट मेटाबॉलिज्म होगा, एनर्जी बनेगी तो सेल को मिलेगी और सेल को मिलेगी तो सेल जिंदा, तो फिर हम जिंदा। लेकिन इस बीच, इस दौरान हो क्या रहा है कि ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम आपस में तालमेल बनाकर काम कर रहे हैं, आपस में मिलजुल कर काम कर रहे हैं, आपस में कंट्रोल्ड वे में काम कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन वे में काम कर रहे हैं। जैसे कि मान लो कि आपके घर में मम्मी पापा हैं, पापा कमा कर लाते हैं, मम्मी कमाए हुए पैसे को बढ़िया जगह से ठिकाने पर लगाती हैं। अभी रुक जाओ, किस तरीके से? पापा कमा कर लाए, पापा ये सोचकर घर आए कि आज मैं कमा कर आ रहा हूं, मेरी सेवा होगी, मेवा मिलेगी, मेरे को खाना मिलेगा। अच्छा, बोलते आते ही अजी सुनती हो, खाना लाओ ना। अंदर से आवाज आती है, नौकरानी समझा है क्या, खुद पकाओ ना। बेटा महाभारत हो जाएगा। हम चाहते हैं कि हमारे घर का वातावरण मेंटेन रहे, हमारे घर का एनवायरनमेंट कांस्टेंट रहे, और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं हमारे मम्मी पापा के बीच में महाभारत होने वाली है। अगर वो महाभारत रोकनी है तो उन दोनों को तालमेल बनाकर मिलजुल कर काम करना होगा। लेकिन वहां क्या आवाज आई? नौकरानी हूं क्या, गेट लॉस्ट, कोई खाना नहीं मिलेगा आपको। अच्छा ठीक है। अगले दिन होता है, अगले दिन क्या हुआ? पापा घर पर आते हैं, मम्मी बड़े आराम से बोलती हैं खाना बना दिया है, आपकी मनपसंद सब्जी बना दी है, तो मैं क्या करूं? अजी मुझे ये कहना था कि पांडे जी की बेटी की शादी है। अच्छा, तो साड़ी चाहिए थी शादी में जाने के लिए। अच्छा, इतनी साड़ी है आपके पास में, कोई भी पहन लो। अरे कहाँ, साड़ी तो मेरे पास, क्या कपड़े भी एक नहीं है मेरे पास। अच्छा, पूरी अलमारी भरी पड़ी है, एक कपड़ा नहीं है? जी नहीं है, तो क्या किया जाए, आप हमें 10,000 रुपये दे दीजिए। अब पिताजी क्या बोलेंगे? निकलो यहां से, भागो यहां से। अगर पापा ने यहां पर बोल दिया ना कि निकलो यहां से, भागो यहां से, तो क्या होगा बेटा? अब तो महाभारत छिड़ी जानी है, क्योंकि मम्मी पापा को मना कर सकती हैं लेकिन पापा मम्मी से मना नहीं कर सकते। अगर ऐसा हुआ तो घर में अनर्थ हो जाएगा। तो भाई अगर उस घर के एनवायरनमेंट को बढ़िया रखना है, कांस्टेंट रखना है, तो मम्मी पापा को तालमेल बिठाना पड़ेगा, होम्योस्टेसिस मेंटेन करना ही पड़ेगा। अगर वो होम्योस्टेसिस वो मेंटेन करेंगे तो घर का वातावरण भी कैसा रहेगा? कांस्टेंट। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे घर का वातावरण कांस्टेंट रहे, हमारे घर के अंदर होम्योस्टेसिस रहे, लेकिन हम जो चाहते हैं वो हमेशा हमसे विपरीत ही हमें मिलता है। तो फिर क्या होता है कि घर के इस एनवायरनमेंट को कांस्टेंट रखने की जिम्मेदारी कौन लेता है? मम्मी एंड पापा। कि मम्मी और पापा दोनों मिलकर ये जिम्मेदारी उठाते हैं कि घर के इस एनवायरनमेंट को होम्योस्टेसिस रखेंगे, कांस्टेंट रखेंगे। अगर ऐसा होगा
तो घर का एनवायरनमेंट भी कांस्टेंट बना रहेगा। अब जैसे घर के एनवायरनमेंट को कांस्टेंट रखने की जिम्मेदारी ली है मम्मी और पापा ने, वैसे ही हमारी बॉडी के अंदर के एनवायरनमेंट को कांस्टेंट रखने की जिम्मेदारी ली है न्यूरल सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। मतलब ये हमारे इस चैप्टर के पापा और ये हमारे इस चैप्टर की मम्मी। जिस तरीके से घर के अंदर एनवायरनमेंट को कांस्टेंट रखने की जिम्मेदारी ली है मम्मी और पापा ने, उसी तरीके से हमारी बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट को कांस्टेंट रखने की जिम्मेदारी ली है न्यूरल सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम ने, पापा ने और मम्मी ने। अब क्या काम रहता है चैप्टर के पापा का और चैप्टर की मम्मी का? अगर मैं बात करूं इस न्यूरल सिस्टम के बारे में, न्यूरल सिस्टम के बारे में यह कहा जाता है कि ये जो वर्क करता है, इट्स प्रोवाइड, न्यूरल सिस्टम प्रोवाइड ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क ऑफ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन। कुछ ऐसे समझ लो जैसे दो भाई बहनों में आपस में लड़ाई चल रही है। पापा ने बोला, लड़ाई किस बात पर चल रही है? पापा ने बोला एक गिलास पानी लाकर देना, लेकिन दोनों भाई बहनों में यही लड़ाई चल रही है कि पहले पानी का गिलास कौन लाकर नहीं देना चाहता। भाई बोलता है बहन से, बहन बोलती है भाई से। लेकिन पापा को तो कौन दिखा? भाई बोला इधर आ बेटा। हाँ पापा जी। क्या बोला है? पानी के लिए। जी पापा जी। एक पकड़ के सीधा कान के नीचे लगाया। मीन्स पापा क्या करते हैं, जहां भी उनको जो इंफॉर्मेशन पहुंचानी है, उन्हें पता है कि इस लड़के पर काम कैसे करवाना है, सीधा हाथ लिया और सीधा कान के नीचे। मीन्स पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन। ऐसा ही करता है न्यूरल सिस्टम एकदम से। जिस भी सेल को, जिस भी ऑर्गन को कंट्रोल करना होता है, उस पर वो पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन करता है। एक ऑर्गेनाइज्ड वे में पॉइंट टू पॉइंट उसके साथ में तालमेल बिठाता है, पॉइंट टू पॉइंट इंटरेक्ट करता है, पॉइंट टू पॉइंट उसके साथ में मिलजुल कर काम करता है। जिस तरीके से पॉइंट टू पॉइंट कान के नीचे पापा ने लगाया, पॉइंट टू पॉइंट काम कान के नीचे लगाया तो बेटा गया ना काम करने। ऐसे बेटा न्यूरल सिस्टम क्या करेंगे? अब न्यूरल सिस्टम में पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन करने के लिए क्या होगा? न्यूरल सिस्टम के अंदर होते हैं न्यूरॉन्स। न्यूरल सिस्टम के अंदर पॉइंट टू पॉइंट काम करवाने के लिए यहां हाथ नहीं, यहां पर होंगे न्यूरॉन, और न्यूरॉन के अंदर भी होंगे एक्सोन। न्यूरॉन के अंदर भी कौन होंगे? एक्सोन। मैं ये कह सकता हूं कि अगर हमारे पास में ये हमारे न्यूरॉन्स हैं, इनके पास में ये जो एक्सोन है, ये हमारा पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन बनाकर रखेगा। अभी पूरा स्ट्रक्चर न्यूरॉन का भी हम लोग देखेंगे। जैसे इसको तो ये मान लो न्यूरल सिस्टम को कि आपकी कोई एसी और आपका कोई सेल मान लो, एसी न्यूरल सिस्टम, आपकी बॉडी का सेल जैसे एसी का स्विच। अब स्विच जैसे ही ऑन करा, एसी को चलना है, लेकिन क्या स्विच ऑन करने से एसी चलेगी? नहीं। स्विच और एसी के बीच में कनेक्शन होना चाहिए। वहां पर कौन होंगे? वायर। ऐसे यहां पर कौन होंगे? एक्सोन। न्यूरल सिस्टम का काम क्या होगा? पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन बनाने का। एक ऑर्गेनाइज्ड वे में ये काम करेगा, ज्यादा माथा बॉडी काम नहीं है इसका। दूसरा इसका काम क्या रहता है? अगर मैं दूसरे इसके फंक्शन की बात करूं, पहला फंक्शन हो गया ये, दूसरा फंक्शन इसका कहता है न्यूरल सिस्टम का फास्ट सर्विस, फास्ट स्पीड सर्विस। अभी इसको हम उधर ले लेंगे एंडोक्राइन सिस्टम को। एकदम से खतरनाक तरीके से स्पीड है इसकी भाई साहब। यो चमाट लगाया और सीधा पानी के गिलास पर। ऐसे ही न्यूरल सिस्टम को जिस भी सेल या जिस भी ऑर्गन पर काम करवाना है। अच्छा, ये न्यूरल सिस्टम जिस पर भी सेल पर, जिस समय जिस सेल पर, जिस ऑर्गन पर ये काम करवाना चाहता है, जिस सेल पर ये काम करवाना चाहता है, उसको कहा जाता है टारगेट सेल। क्या कहा जाता है? टारगेट सेल। और इस सिस्टम के अंदर इसके काम करने का जो तरीका है ना, वो बहुत ज्यादा फास्ट है, और फास्ट के साथ साथ एकदम एग्जैक्ट लोकेशन पर काम करेगा। क्योंकि पापा मारने के लिए तो पीछे भी मार सकते थे, पीठ पर भी मार सकते, पता है ना, एक कान के नीचे पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन बिठाना है ना, एग्जैक्ट लोकेशन पापा को पता है ना। ऐसे न्यूरल सिस्टम को पता है, तुरंत झटके में
काम करना है और एग्जैक्ट लोकेशन पर काम करवाना है। अच्छा, अब इसके अंदर फोर्थ प्रॉपर्टी जो हम देखेंगे वो क्या होगी, रेस्पॉन्स की। अब जैसे कि एक कान के नीचे लगाया, पानी का गिलास लेकर आया, रेस्पॉन्स कैसा है, फास्ट। रेस्पॉन्स कैसा है, पढ़ते ही फास्ट। लेकिन क्या अब एक कान के नीचे पकड़ने पर वो अब हर दिन सही चलेगा, नहीं बेटा जी, कुछ समय तक के लिए वो सही चलेगा, उसको फिर से खुराक की जरूरत पड़ेगी। तो हम लोग कह सकते हैं कि न्यूरल सिस्टम के अंदर रेस्पॉन्स फास्ट आता है, लेकिन वो कैसा रहता है, शॉर्ट लिव्ड, कुछ समय तक रहता है, फिर वो अपने आप फिर से भूल जाता है। तो न्यूरल सिस्टम की अगर मैं बात करूं, जैसे हमारे को जिंदा रहना है तो हमारे सेल को जिंदा रहना होगा, हमारे सेल को जिंदा रहना है तो एनर्जी चाहिए, और एनर्जी के लिए करना होगा इफिशिएंट मेटाबॉलिज्म, और इफिशिएंट मेटाबॉलिज्म के लिए अंदर के एनवायरनमेंट को रखना होगा कांस्टेंट। अगर अंदर के एनवायरनमेंट को कांस्टेंट रखना है तो हमें मेंटेन करना होगा होमियोस्टेसिस, और होमियोस्टेसिस के लिए क्या होगा, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम को कोऑर्डिनेशन में काम करना होगा। और कोऑर्डिनेशन है क्या, कोऑर्डिनेशन इज द प्रोसेस through which two and more organ interact each other, complement each other। वो एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेंगे, एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाएंगे, एक दूसरे की देखभाल करेंगे, एक दूसरे की सहायता करेंगे बेटा, तब जाकर हमारा ये कोऑर्डिनेशन का काम चलता रहेगा। जैसे कि हमने बताया था घर की जिम्मेदारी उठा रखी है मम्मी पापा ने, अंदर के एनवायरनमेंट को कांस्टेंट करने की, घर के एनवायरनमेंट को कांस्टेंट करने की, वैसे हमारी बॉडी के अंदर के एनवायरनमेंट को कांस्टेंट रखने की जिम्मेदारी किसने उठा रखी है, न्यूरल सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम ने। अगर मैं न्यूरल सिस्टम की बात करूं तो न्यूरल सिस्टम के काम करने का तरीका कैसा होता है, ऑर्गेनाइज्ड कनेक्शन। कैसा, पॉइंट टू पॉइंट, एक ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क रहता है इसका पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन का, और एकदम काम करने का तरीका फास्ट, स्पीड, सर्विस, एग्जैक्ट लोकेशन। रेस्पॉन्स की बात करें तो वो रेस्पॉन्स शॉर्ट लिव्ड। ये था हमारा इंट्रो अभी न्यूरल सिस्टम का, इसके बारे में हम अपन आराम से पढ़ेंगे, और न्यूरल सिस्टम में हमारी जो हेल्प करेंगे पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन बिठाने की, ये नहीं, न्यूरॉन्स, और न्यूरॉन्स के अंदर भी कौन, एक्सॉन। चलिए, अगर मैं एंडोक्राइन की बात करूं, अच्छा एंडोक्राइन की बात करूं तो मम्मी का काम क्या है, पापा की मदद करना। अब ऐसे ही एंडोक्राइन सिस्टम का काम क्या है, न्यूरल सिस्टम की मदद करना। लेकिन यहां क्या देखा जाता है, अगर एंडोक्राइन सिस्टम की बात करी जाए ना बेटा, ये बड़ी स्लो सर्विस देता है, बड़े आराम से काम करता है। और एंडोक्राइन सिस्टम जो होगा वो हमारा डक्टलेस होगा। डक्टलेस का मतलब क्या हुआ, ये पॉइंट टू पॉइंट बात नहीं करेगा, ये घुमा फिरा कर बात करेगा, पागल बनाकर बात करेगा, परेशान करेगा, तब जाकर काम करके देगा। मैं ये कह सकता हूं ये डक्टलेस है। अगर डक्ट होती तो पॉइंट टू पॉइंट काम हो जाता, लेकिन यहाँ डक्ट नहीं है, तो अब क्या होगा, यहां एंडोक्राइन सिस्टम को काम करने के लिए मदद लेनी होगी ब्लड की, मदद लेनी होगी लिम्फ की। अब ये लोग आएंगे, इसकी सहायता करेंगे, मदद करेंगे, तब जाकर ये एंडोक्राइन सिस्टम काम करेगा। अब एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर जो इंफॉर्मेशन है वो कैसे पहुंचाई जाएगी, तो इसके अंदर क्या होता है, हार्मोनल सीक्रेशंस होंगे। अब वो हार्मोनल सीक्रेशंस के अंदर क्या होगा, वो इंफॉर्मेशन ब्लड के माध्यम से, लिम्फ के माध्यम से सेल या जिस भी ऑर्गन को जरूरत है वहां पर वो पहुंचाई जाएगी। अब ऐसे में क्या होगा, जब ये इंफॉर्मेशन ब्लड या लिम्फ के माध्यम से पहुंचाया जाएगा तो वो इंफॉर्मेशन तो ब्लड में स्प्रेड हो जाएगी। अब जो रेस्पॉन्स आएगा वो रेस्पॉन्स तो लेट हो गया ना, तो रेस्पॉन्स में क्या होगा, अकॉर्डिंगली इसके थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, इंफॉर्मेशन पहुंचाने में भी टाइम लग जाएगा, क्योंकि वो वाइड स्प्रेड हो गया ब्लड में जाते ही, वो इंफॉर्मेशन ब्लड में जाते ही क्या होगी भाई साहब, इन वाइड स्प्रेड हो गई। तो ये हमारे फंक्शन है हमारे यहाँ पर न्यूरल सिस्टम की और एंडोक्राइन सिस्टम के। लेकिन किसी ने एक क्वेश्चन पूछा जाते जाते लेक्चर को खत्म करते हुए कि सर
हमें जिंदा रहना है तो सेल को जिंदा रहना होगा, सेल को जिंदा रहना है तो एनर्जी चाहिए, एनर्जी के लिए चाहिए एफिशिएंट मेटाबॉलिज्म, और एफिशिएंट मेटाबॉलिज्म तभी होगा जब अंदर का एनवायरनमेंट कांस्टेंट होगा। अंदर के एनवायरनमेंट को कांस्टेंट करना ही होम्योस्टेसिस कहा जाता है। होम्योस्टेसिस तब होगा जब ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम कोऑर्डिनेशन में काम करेंगे, ठीक है। और कोऑर्डिनेशन में काम कराने के लिए दो सिस्टम बनाए गए, न्यूरल सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। लेकिन सर एंडोक्राइन सिस्टम एंड न्यूरल सिस्टम को कौन कंट्रोल करेगा? न्यूरल सिस्टम के पापा, एंडोक्राइन सिस्टम की भी मम्मी, मतलब इनके भी पापा होंगे। हाँ सर होंगे। और इन पापा के भी पापा होंगे, बिल्कुल होंगे। और उन पापा के भी पापा होंगे, बिल्कुल होंगे। भाई यहां ऐसा नहीं होगा, यहां पर क्या होगा, ये एक दूसरे की खुद मदद करेंगे, ये एक दूसरे को रेगुलेट करेंगे, एक दूसरे को कंट्रोल करेंगे। मैं ये कह सकता हूं कि नर्वस सिस्टम कहेगा मैं तेरे लिए तैयार हूं, एंडोक्राइन सिस्टम कहेगा कि मैं तेरे लिए जान देने के लिए तैयार हूं। तो दोनों मिलकर एक दूसरे को क्या करेंगे, रेगुलेट। तो यहां पर न्यूरल सिस्टम कंट्रोल करेगा एंडोक्राइन सिस्टम को, और एंडोक्राइन सिस्टम कंट्रोल करेगा न्यूरल सिस्टम को। तो हमारा आज का लेक्चर एक इंट्रो हम जो लेकर आए थे हमारे इस चैप्टर के अंदर, जो कोऑर्डिनेशन बनाने का काम करेगा वो होंगे हमारे एंडोक्राइन सिस्टम एंड न्यूरल सिस्टम। अब हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम यही पढ़ेंगे कि न्यूरल सिस्टम होता क्या है, काम करता कैसे है, कौन कौन इसकी जिम्मेदारी उठा रहे हैं, कौन कौन इस टॉपिक के अंदर आ रहे हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जो पढ़ा है उसको बड़े प्यार से आराम से पढ़ लें। और अब तक आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, आपका ही प्यार हमारे लिए हिम्मत साहस का काम बनता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।